वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021। कुल प्रश्नों की संख्या है 59 एंड पूर्णांक जो कि 100 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। ए औसत लागत, बी लेखांकन लागत, सी हस्तांतरण लागत, डी मौद्रिक लागत। इसका सही उत्तर होगा आर्थिक लागत, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नंबर 2, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ए उत्पादन की तकनीक, बी साधन की कीमत, सी उपभोक्ता की आय और डी उत्पादन की लागत। इसका सही आंसर होगा सी, जो कि है उपभोक्ता की आय। 3 नंबर, उपयोगिता की माप की इकाई है। ए किलोग्राम, बी लीटर, सी मीटर एंड डी यूटिल्स। यहाँ सही आंसर है वो होगा डी यूटिल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बजट की ढाल होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य एंड डी अनंत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक ए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। ए आवश्यक वस्तु, बी विलासिता वस्तु, सी जीवन रक्षक वस्तु और डी ग्रिफिन वस्तु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, जो कि विलासिता वस्तु। फिर 6, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहता है। ए कुल लागत, बी औसत लागत, सी सीमांत लागत, डी अवसर लागत। इसका सही आंसर होगा सी सीमांत लागत। ठीक है। अब 7वां नंबर, कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है। ए उपयोगिता फलन, बी साधन का प्रतिफल, सी पैमाने का प्रतिफल, डी लागत फलन। इसका सही आंसर है वो होगा पैमाने का प्रतिफल, सी। फिर 8वां नंबर, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने के दर पर बेचता है तो उसकी कुल संप्राप्ति की क्या होगी। ए 15 रुपये, बी 5 रुपये, सी 50 रुपये, डी 2 रुपये। इसका सही आंसर होगा सी, जो कि 50 रुपये है। 9वां नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। ए 1, बी 0, सी 10 से कम, डी बहुत अधिक। इसका सही उत्तर है वो होगा डी, जो कि है बहुत अधिक। फिर 10वां नंबर, कि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। ए पूर्णतः लोचदार, बी लोचदार, सी बेलोचदार, डी पूर्णतः बेलोचदार। इसका सही आंसर है वो होगा बी लोचदार। फिर यहाँ दिया हुआ है 11वां नंबर, एल्फ्रेड मार्शल ने के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। ए किलोग्राम, बी मीटर, सी मुद्रा, डी यूटिल्स। तो इसका सही आंसर है वो होगा सी की जो है मुद्रा। फिर दिया हुआ है 12वां नंबर, कि निम्न में से किस वक्र का कारक उल्टा यू आकार का होता है। ए सीमांत उपयोगिता, बी औसत लागत, सी सीमांत लागत, डी सीमांत उत्पाद। डी सीमांत उत्पाद। इसका सही आंसर है वो होगा बी सीमांत लागत। सीमांत लागत इसका जो है वो सही आंसर होगा। औसत लागत, सॉरी, औसत लागत जो है बी नंबर, औसत लागत जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 13वां नंबर क्या है। कॉब डगलस उत्पादन फलन क्यू ए अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। ए अल्फा प्लस बीटा, बी अल्फा माइनस बीटा, सी अल्फा इंटू बीटा, डी अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ए, जो कि है अल्फा प्लस बीटा। अब है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इज इक्वल टू 10 माइनस 5p है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो ए है 10, बी है 5, सी है 0 और डी है 2। तो इसका सही आंसर है वो होगा सी, जो कि 0। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 15 है कि एकाधिकार में वस्तु की कीमत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है। ए पी इज इक्वल टू एम सी, बी पी माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, सी पी ग्रेटर देन एम सी, डी पी लेस देन एम सी। सो इसका जो सही आंसर है
वो होगा सी नंबर, P ग्रेटर देन MC। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है कि डैश ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उपयोगिता को डैश में मापा जाता है, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता सकता है। 18 नंबर, किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में डैश संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में प्रत्यक्ष संबंध होता है। 19 नंबर, जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है, तो इसे पैमाने का डैश का प्रतिफल कहा जाएगा। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है, तो इसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाएगा। यहाँ पैमाने का डैश प्रतिफल कहा जाएगा। तो यहाँ तो इसका सही उत्तर स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाएगा। 20वां नंबर, दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया डैश कहलाती है। तो दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को मूल्य विभेदन कहलाती है। ठीक है। अब और यहाँ से फिर यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। 31 कि विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? A 1914, B 1929, C 1939 एंड D 1945। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो राइट आंसर होगा B, जो कि 1929 है। फिर यहाँ पे 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? A मजदूरी, B लाभ, C हस्तांतरण भुगतान, D लगान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा C। ठीक है, जो है हस्तांतरण भुगतान। अब देखते हैं और यहाँ पे 33 का सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? A जमीन, B सोना, C मुद्रा और D बैंक में सावधि जमा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा C, जो कि है मुद्रा। अब दिया हुआ है 34 कि व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। A जमा स्वीकार करना, B साख का निर्माण, C एजेंट का कार्य या D मुद्रा निर्गमन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा D, जो कि है मुद्रा निर्गमन। अब दिया हुआ है 35वां नंबर, जो कि है यदि यहाँ पे कि MPC प्लस MPS क्या होता है? तो A है 0, B है 1, C है कि 1 से अधिक, D है 1 से कम। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा B, जो कि है 1। ठीक है। अब 36 नंबर कि अगर यदि MPS का मान 0.2 है तो गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है। A है यहाँ पे ऑप्शन में 5, B है 0.2 और C है 1.25 और D है 0। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कि A हो जाएगा, जो कि है 5। ठीक है। फिर यहाँ पे 37वां नंबर है, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है। A दैट इज ऋण की वसूली, B विनिवेश से प्राप्त आय, C कर और D जो है वो ऋण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा C। ठीक है, जो है कर। जो सही आंसर है वो हो जाएगा C, जो है कर। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? A 1 जनवरी से 31 दिसंबर, B 1 अप्रैल से 31 मार्च, C 1 मई से 30 अप्रैल या D 1 मार्च से 28 फरवरी। इसका जो सही उत्तर है वो होगा B, जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब है 29वां कि व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। A आयात प्लस निर्यात, B आयात माइनस निर्यात, C निर्यात माइनस आयात, D निर्यात इंटू आयात। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा C, जो कि है निर्यात माइनस आयात। अब 40वां, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है?
ए वस्तु का आयात, बी विदेशी निवेश के से आय, सी वस्तु का निर्यात, या डी विदेशी ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, जो कि विदेशी ऋण है। फिर 41वां यहाँ पे है कि द जनरल थ्योरी, मतलब मेनली कि जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक जो है वो कौन है? ए एडम स्मिथ है, बी अल्फ्रेड मार्शल है, या सी जेएम केन्स है, या फिर डी जेबी है से है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि जेएम केन्स है। ठीक है। फिर 42, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? ए उत्पाद विधि, बी आय विधि, सी प्रतिशत विधि, या डी व्यय विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रतिशत विधि। अब 43 देखते हैं, निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? ए मूल्य का मापन, बी विनिमय का साधन, सी स्थगित भुगतान का साधन, डी कीमत स्थिरता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी कीमत स्थिरता। फिर यहाँ पे 44 देखते हैं कि भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में पूछा गया था। 45 देखते हैं कि राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। ए पहले दिया हुआ है कर नीति, बी दिया हुआ है बैंक दर नीति, सी दिया हुआ है खुली बाजार नीति, डी दिया हुआ है कि आरक्षित अनुपात। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि कर नीति। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक डैश संबंधी निर्णय करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ए का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उत्पादन के कारक। ठीक है, देखते हैं फिर 47वां, वो है वे वस्तुओं जो किसी वस्तु के उत्पादक में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं डैश कहलाती हैं। तो उसका जो सही, तो 47वां का जो सही आंसर है 47 का वो होगा मध्यवर्ती वस्तु। फिर 48, निवल निर्यात घरेलू आय का डैश हुआ फलन है। इसका जो सही आंसर है वो होगा प्राथमिक। फिर 49 कि मुद्रा प्रसार का नियंत्रण का कार्य डैश करता है। तो जो सेंट्रल बैंक हैं वो इसके कार्य करते हैं। फिर 50, सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी डैश से कम हो जाती है, जब उसकी व्यय मतलब खर्च जब उसकी कम हो जाती है उसकी इनकम से, तो फिर उसको घाटे का बजट कहा जाता है। ठीक है।